Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, students. Students, today we are going to discuss once again unit number 7, poem number 1, starting by words on a snowy evening, page number 36. So take out your books, take out page number 36, unit number 7, poem starting by words on a snowy evening. Whose words these are? I think I know. ये किसका जंगल है? मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ. His house is in the village though. अगरचे उसका घर गांव में है. He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ पर रुकता हुआ नहीं देखेगा. To watch his words fill up with snow. और ताकि उसके जंगल को बर्फ से ढका हुआ देखो. यानी ये पोइट जो है ये एक जंगल में टहल रहा है. एक विंटर इवनिंग है, बर्फ पड़ी है दरख्तों पर, सारा जंगल बर्फ से भरा हुआ है. तो वो कहता है कि ये जंगल किसका है? मेरे ख्याल में मैं उस बंदे को जानता हूँ, उसका घर गांव में है, इसलिए वो मुझे यहाँ पर रुकता हुआ नहीं देखेगा और मैं उसकी बर्फ से ढकी हुई इस जंगल को देख सकता हूँ. यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे नो और दो, पहले और सेकंड वर्ड्स के जो लास्ट वर्ड्स है नो और दो, ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स है. राइमिंग वर्ड्स को हम उर्दू में कहते हैं हम आफिया अल्फाज. तो नो और दो इसके राइमिंग वर्ड्स है. वर्ड्स नंबर 1 और वर्ड्स नंबर 2 की ये हमारे पास क्या है? ये राइमिंग वर्ड्स है. स्टैंजा नंबर 2 है he gives his harness bills a shake. He, what does the pronoun he refer to? He means the poet. No. Okay, keep it in your mind. Here he doesn't mean the poet. Here the pronoun he means the horse. मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर बुक की प्रिंटिंग में कुछ मिसिंग हुई है. इन्होंने सेकंड स्टैंजे को थर्ड नंबर पर डाला हुआ है और थर्ड स्टैंजे को सेकंड नंबर पर डाला हुआ है. इसलिए बच्चे यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पर यही का जो प्रोनाउन आया है, यहाँ पर इसका मतलब है द लिटिल हॉर्स ऑफ द पोएट. द लिटिल हॉर्स ऑफ द पोएट यहाँ पर मतलब है पोएट का जो घोड़ा है, वो मतलब है. He gives his harness bells a shake. Harness bells मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. जो उसके गले में जो घंटी बांधी गई है इसको हम सिंपली कहते हैं जीन की घंटी. उसके गले के गिर्द जो पट्टा है उसमें जो घंटी बांधी गई है उसकी तरफ इशारा है. He gives his harness bells a shake. Shake means to give a jerk. To give a jerk. का देना, झटका देना. He gives his harness bells a shake. वो अपनी जीन की घंटी को एक झटका देता है. To ask if there is some mistake, ताकि पूछे कि कोई गलती हुई है. The only other sound, the sweep. और दूसरी जो आवाज सुनाई देती है वो नरमी के साथ पड़ने वाली उस बर्फ की है. Of easy wind and downy flake. नरमी के साथ चलने वाली हवा और नर्म नाजुक बर्फ की जो गाले हैं उसकी आवाज है. डॉनी फ्लेक मींस नर्म नाजुक बर्फ की गाली. My little horse must think it queer. अब ये एक्चुअली स्टेंजा नंबर 2 है. अभी जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करवा रहा हूं ये एक्चुअली स्टेंजा नंबर 2 है. ठीक है बच्चे? My little horse must think it queer. मेरा छोटा घोड़ा इसे अजीब तस्वर करेगा. क्वेर का मतलब है स्ट्रेंज. क्वेर मीन्स स्ट्रेंज. मेरा छोटा घोड़ा इसे अजीब तस्वर करेगा. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. क्यों तस्वर करेगा अजीब? क्योंकि वो जिस जगह पर रुकी है उधर नजदीक में कोई फार्म हाउस नहीं है. असल में फार्म हाउस किसे कहते हैं? फार्म हाउस ए हाउस अटैच्ड टू फार्म्स. A house attached to field, that is called a farmhouse. लेकिन यहाँ पर हम क्या मतलब देते हैं?
यहाँ पर हम बात करते थे एक ऐसी जगह जहां पर हम घोड़ों को बांध सकते हैं, मीन्स अस्तबल। To stop or without a farmhouse near, एक ऐसी जगह पर ठहरना जिसके आसपास कोई अस्तबल ना हो, कोई फार्म हाउस ना हो। Between the woods and the frozen lake. Frozen means chilled, iced, munjamid, जमा हुआ। Between the woods and the frozen lake, जंगल और जमी हुई झील के दरमियान। The darkest evening of the year, साल की तारीख तरीन शाम। The words, अच्छा यहाँ पे देखिए बच्चे, स्टेंजा नंबर 2 में शेक और मिस्टेक हमारे पास राइमिंग वर्ड्स है, जबकि स्टेंजा नंबर 3 में जो बुक में है उसी के मुताबिक जो बुक में है तो उस स्टेंजा नंबर 2 में शेक और मिस्टेक राइमिंग वर्ड्स है, जबकि थर्ड नंबर स्टेंजा में क्वियर और नियर हमारे पास rhyming words है। The last one, the woods are lovely, dark and deep. ये जो जंगल है ना, ये कैसा है? Lovely, प्यारा है, dark, तारीख है, and deep और घना है। अब यहाँ पर आप लोग अपने साथ नोट करती जाएं कि lovely, dark और deep हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। लवली भी एडजेक्टिव है, डार्क भी एडजेक्टिव है और डीप भी एडजेक्टिव है। तो ये जंगल कैसा है? ये जंगल प्यारा, घना और तारीख है। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने कुछ वादे निभाने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों चलना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों चलना है। यहाँ पर बच्चे आप लोग अपने साथ नोट कर ले, डीप, कीप और स्लीप ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स है। डीप, कीप और स्लीप हमारे पास क्या है? ये बच्चे राइमिंग वर्ड्स है। Now coming towards the paraphrase, in the previous lecture I have explained stanza number 1 and 2 to you people, starting from the very first stanza in order to make your concept more and more clear. Stanza number 1, whose words these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his world fill up with snow. So the paraphrase is, I think I know the owner of this forest, which is covered with snow. मेरे ख्याल में मैं इस जंगल के मालिक को जानता हूँ। कौन से जंगल की? इस जंगल की जो बर्फ से ढका हुआ है। As he lives in the village, चूंकि वो गांव में रहता है। And he will not see me here to enjoy, और वो मुझे यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नहीं देखेगा। Watching the beautiful scene of his beautiful forest, उसकी खूबसूरत जंगल की खूबसूरत नजारे से लुत्फ उठाते हुए वो मुझे नहीं देखेगा। याद रखिए बच्चे, जब आप किसी स्टेंजा को पैराफ्रेज करते हैं, पैराफ्रेज को हम उर्दू में कहते हैं नज़म। ये स्टेंजा आप लोगों का नज़म है, नज़म का एक बंद है, और पैराफ्रेज इसका नसर है। ये आप लोग अपनी जहन में रखें कि पैराफ्रेज जो है ये स्टेंजा की लेंथ के बराबर होता है। स्टेंजा होता है उतना ही इसका पैराफ्रेज होता है। इसमें आप लोगों ने स्टेंजा की वर्सेस को सिंपल इंग्लिश में लाना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं इसमें तो आपने इसी अपने वर्ड्स में लिखना है। और यहाँ पे आप स्टेंजा को देखिए, ये एक एक वर्ड्स में लिखा गया है ना, लेकिन पैराफ्रेज में आप लोगों ने कंटिन्यूअसली लिखाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ जाएं स्टेंजा नंबर 2 की तरफ। My little horse must think it queer. अब बुक में ये स्टेंजा आप लोगों के 3rd नंबर पर है, ठीक है बच्चे, लेकिन यहाँ पे इसे मैंने 2nd स्टेंजा लिखा है। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. So paraphrase है इसका कि my little horse
must consider it very strange. मेरा छोटा घोड़ा इसे बड़ा अजीब तस्वर करेगा. क्यों? That I have stopped at such a shelterless, quiet and lonely place. कि मैं एक ऐसे बगैर किसी पनाह के खामोश और तन्हाई वाली जगह पर रुक चुका हूं. My little house must consider it very strange that I have stopped at such a shelterless, quiet and lonely place. तो मेरा छोटा घोड़ा इसे बड़ा अजीब तस्वर करेगा कि मैं एक ऐसी बगैर किसी अस्तबल के खामोश और तन्हाई वाली जगह पर रुक चुका हूं. We are standing between the forest and frozen lake. हम, we का मतलब है the poet and his horse. तो हम जंगल और जमी हुई झील के दरमियान खड़े हैं. It is the darkest evening of the year. और ये साल की तारीख तरीन शाम है. वक्त क्या है? इवनिंग है. और मौसम कौन सा है? विंटर है. और ये विंटर की सबसे तारीख तरीन शाम है. यानी इसमें कोई रोशनी नहीं है, कोई चांदनी नहीं है. ये साल की सबसे तारीख तरीन शाम है. Stanza number 3. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The horse gives his harness bells a shake. यहाँ पे देखिए, the horse shakes his harness bells. घोड़ा क्या करता है? अपनी गले की घंटी को झटका देता है, उसे हिलाता है. किस लिए? In order to express his surprise, अपनी हैरानगी का इजहार करने के लिए. घोड़ा अपनी गले में बांधी हुई घंटी को एक झटका देता है ताकि अपनी हैरानगी का इजहार करे. Over staying at such a strange place, एक ऐसी अजीब जगह पर ठहरने पे. यानी मैं एक ऐसी जगह पर ठहर चुका हूं जो कि क्या है? लोनली प्लेस है. लोनली प्लेस का मतलब क्या है? जंगल है. वहां पर तो और कोई नहीं है. ठीक है, ना कोई इंसान है, ना कोई जानवर है. तन्हाई वाली जगह है, सिर्फ शायर है और शायर का घोड़ा है. लोनली प्लेस का ये मतलब है. ठीक है. दूसरी चीज, वहां पे कोई अस्तबल नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है. ठीक है. तो इसलिए घोड़ा अपनी गले की घंटी को झटका देता है ताकि वो अपनी हैरानगी का इजहार करे कि मैं ऐसी अजीब जगह पे, तन्हाई वाली जगह पे क्यों ठहर चुका हूं. ठीक है. He also wants to know if his master has stopped here by mistake. वो ये भी जानना चाहता है कि क्या उसका मालिक जो है वहां पे किसी गलती की तहत ठहर चुका है. Apart from the sound of bells, इन घंटियों की आवाज के अलावा, the rider hears. Who is the rider? The poet is the rider. The rider hears the sounds of gentle wind and slow flakes. अब इसमें इसका मतलब समझिए कि जब घोड़ा अपनी गले की घंटी को झटका देता है तो उस घंटी की आवाज के अलावा शायर और कौन सी आवाजें सुनता है? वो नरमी के साथ चलने वाली हवा की आवाज सुनता है और गिरती हुई बर्फ की आवाज. बर्फ जो गालों की शक्ल में गिर रही है उसकी आवाज सुनता है. इस स्टेंजे को दोबारा जरा सुनी. The horse shakes his harness bells in order to express his surprise over staying at such a strange place. घोड़ा अपनी गली में बंधी हुई घंटी को झटका देता है अपनी हैरानगी का इजहार करने के लिए कि मैं एक ऐसी अजीब जगह पर ठहर चुका हूं. He also wants to know if his master has stopped here by mistake. वो ये भी जानना चाहता है कि क्या उसका मालिक गलती की वजह से यहाँ पर ठहर चुका है. Apart from the sound of bells, घंटी की आवाज के अलावा, the rider hears the sound of gentle wind and snowflakes. ये सवार और सवार जो है, जो शायर है, वो नरमी के साथ चलने वाली हवा और बर्फ के गिरते हुए गालों की आवाजें भी सुनता है.
Stanza number 4. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. The scenery of the snow-covered forest is very attractive. बर्फपूर जंगल का मंजर बड़ा दिलकश है. It is very dark and dense. ये जंगल कैसा है? बहुत तारीक है और बहुत घना है. But I can't enjoy watching the lovely scenery for a long time. लेकिन मैं इस खूबसूरत नज़ारे से ज़्यादा देर तक लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता. क्यों? Because I have to keep my promises. क्योंकि मैंने अपने कुछ वादे निभाने हैं. I have to cover a long distance of miles before going to sleep. और मैंने क्या करना है? सोने से पहले मैंने कई मीलों का फासला तय करना है. इस स्टेंजे को जरा दोबारा सुनिए बच्चे. The scenery of snow-covered forest is very attractive. बर्फ से ढके हुए इस जंगल का नजारा बड़ा दिलकश है. It is very dark and dense. ये जंगल बहुत गहरा और घना है. But I can't enjoy watching the lovely scenery for a long time. लेकिन मैं इस खूबसूरत नज़ारे से ज़्यादा देर तक लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता. Because I have to keep my promise. क्योंकि मैंने अपने कुछ वादे निभाने हैं. I have to cover a long distance of miles before going to sleep. और मैंने सोने से पहले कई मीलों का फासला तय करना है. अच्छा बच्चे, अपने साथ नोट कर ले. स्टेंजा नंबर 3 एंड स्टेंजा नंबर 4 का आप लोगों ने पैराफ्रेज लर्न करना है. कोशिश करें कि आप लोग खुद से लिखें. स्टेंजा नंबर 3 और 4 का पैराफ्रेज खुद से लिखने की कोशिश करें और इसे लर्न भी करें. दूसरी बात, मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था that I will provide you the paraphrase of this unit number 7, page number 36 in the next series of booklet. Inshallah, you will receive the booklet. You will find the paraphrase of all these 4 stanzas. But try your level best to paraphrase in your own words. Okay. Now, your home assignment is to select 5 words from this unit and then use those words in your own sentences. Right? Use of 5 words in your own sentences is your homework. Okay? Now coming towards our next topic. Our next topic is writing applications. How will you write an application? First of all, learn the format of writing a standard application. आप लोग कैसे लिखेंगे एप्लीकेशन? ठीक है, आप लोगों ने एप्लीकेशन ऐसे लिखना है. आप लोग टू स्टार्ट में नहीं लिखेंगे. ठीक है, आप लोग टू स्टार्ट में नहीं लिखेंगे. आप लोग पहले यहाँ पे एप्लीकेशन में आप लोगों को बता रहा हूँ. Write an application to the principal for the remission of fine. Remission of fine means जुर्माना माफी के लिए अपने प्रिंसिपल को दरखास्त लिखें. Remission of fine, जुर्माने की माफी के लिए दरखास्त. यहाँ पर बच्चे आप लोग देखिए, आप लोग जब क्वेश्चन लिख लेंगे तो 1-2 लाइन छोड़ देंगे. इसके बाद द प्रिंसिपल आप लोग लिखेंगे. द प्रिंसिपल का टी कैपिटल होगा और प्रिंसिपल का पहला पी कैपिटल होगा. द प्रिंसिपल के बाद कॉमा होगा. ठीक है, द प्रिंसिपल के बाद यहाँ पे देखिए कॉमा होगा. और प्रिंसिपल का जो स्पेलिंग है ये आप लोगों ने करेक्ट लिखना है. LE नहीं लिखना. अगर आप लोग LE लिखेंगे तो वो होगा असूल, वो फिर गलत होगा. ये ब्लेंडर्स ज्यादातर बच्चे करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है गवर्नमेंट हाई स्कूल. ठीक है, आप लोग यहाँ पर पेशावर मॉडल स्कूल लिख सकते हैं, लेकिन पेशावर मॉडल स्कूल में पेशावर का P, मॉडल का M और स्कूल का S कैपिटल होगा. जिस तरह यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट किया का G
का एच और स्कूल का एस कैपिटल क्या है, तो आप लोग भी ये कैपिटल करेंगे। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे फिर नीचे लिखना है, आप जो क्लास 7 के स्टूडेंट है आप लोग लिखेंगे 4 सद्दा और फुल स्टॉप, प्रिंसिपल के बाद कामा, फिर स्कूल के बाद कामा, फिर 4 सद्दा के बाद फुल स्टॉप, फिर आप लोग आ जाएंगे सब्जेक्ट पे। ठीक है, सब्जेक्ट का एस कैपिटल होगा, रिक्वेस्ट फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, तो रिक्वेस्ट का आर, रिमिशन का आर और फाइन का एफ कैपिटल होगा। जो आप लोगों के पास जो प्रीपोजिशंस है वो आप लोग स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, बाकी सारे वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल होगा। फिर यहाँ पे आप लोग लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, तो रिस्पेक्टेड का आर और सर या मैडम का एस और एम कैपिटल होगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ आते हैं, आप लोग दरमियान में अपनी बात लिखेंगे कि आप एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हैं। बाद में आप लोग यहाँ पे लिखेंगे थैंकिंग यू। ठीक है, यहाँ पे आज जब आप अपनी बात कर लें तो इसके बाद आप लोग लिखेंगे थैंकिंग यू। थैंकिंग यू के बाद होगा एक्सक्लेमेटरी कॉलम, थैंकिंग का टी कैपिटल होगा, यू स्मॉल होगा, फिर यूअर्स ओबेडिएंटली, यूअर्स का वाई कैपिटल होगा, एस पे एपोस्ट्रोफी नहीं होगी, ओबेडिएंटली की बात कामा नहीं होगा, फिर आप लोग यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे। ठीक है, अपने नेम का पहला लेटर कैपिटल, फिर डेटेड में आप लोग जब लिखेंगे कोई भी डेट होगा तो आप लोग इस फॉर्मेट से लिखेंगे। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।